वेलकम फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, जो परीक्षा के सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? 15वें राष्ट्रपति हैं। और दूसरी बात की जाए कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी कौन सी है? ये हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके साथ साथ ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इनका गृह राज्य कौन सा है। तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद, जो जिस अनुच्छेद में ये वर्णन है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सब जितने भी ये अनुच्छेद है सभी महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। ये परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? तो यह दोस्तों भाग 5 में। आपको ध्यान रखना है कि कार्यपालिका का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 5 में मिलता है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक के बीच में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? संघीय कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, इसमें शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति, इसमें शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी। ये सभी संघीय कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो ये चीजें आपको विकल्प में दे के पूछ लिया जाता है कि कौन कौन शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संविधान की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति में। किसमें होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उक्त कथन कहाँ उल्लेखित है? तो आपको ध्यान रखना है कि अधीनस्थ अधिकारी का मतलब मंत्रिपरिषद होता है। या तो खुद करेगा या मंत्रिपरिषद के माध्यम से कार्य को संपन्न कराएगा। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53(1) में है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 53(1) में ये आती है। ठीक है, अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रधान
कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2001 में पारित हुआ था के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस वर्ष तक 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा? तो ये माना जाएगा 2026 तक। अभी तक जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जिस जनगणना के आधार पर जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं तो गणना जो की जाती है वो किस आधार पर की जाती है? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है? तो इसको स्पष्ट किया जा सकता है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। इन सभी से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? इसमें संघ की कार्यकारी शक्ति है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन है। बात किया जाए अनुच्छेद 74 का, तो इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, इसका जिक्र है। राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए और सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होते हैं, ये अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 की बात की जाए, अनुच्छेद 75 में आपका प्रधानमंत्री का निर्वाचन है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मंत्री जितने भी सांसद चुनते हैं तो उसके सलाह पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नियुक्ति के साथ साथ वो शपथ भी दिलाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं और शपथ भी दिलाते हैं। उसके साथ साथ मंत्रियों की भी शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और जो मंत्रियों का जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री के सलाह पे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन राष्ट्र का प्रमुख होता है परंतु कार्यकारी नहीं? तो राष्ट्र का तो जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, परंतु कार्यकारी नहीं। कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, परंतु जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं जिनके जिम्मा सारे काम होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ ये मंत्रिपरिषद, लेकिन प्रमुख की बात है तो ये प्रधानमंत्री ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित सदस्य होते हैं? तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का जो जिक्र किया गया है ये अनुच्छेद 54 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें जो भी सदस्य शामिल होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें यह ध्यान रखना है कि विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ विधानसभा के सदस्य होते हैं। जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है तो वो है यह दोस्तों कि ये अनुपातिक होता है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, दूसरा अनुपातिक होता है और तीसरा आपको याद रखना कि ये गुप्त मतदान होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये सब कंडीशंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बाकी जो भी चुनाव करवाते हैं निर्वाचन आयोग, उसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग, खुद करता है। ये ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग खुद करता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की बात आती है तो उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो उसमें जो विवाद उत्पन्न होगा उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और इसका जो डिसीजन होगा वही सर्वमान्य हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, वही डिसीजन सर्वमान्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 60 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो आपको राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित है तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके बाद वो उनको शपथ दिलाएंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 59। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। ये अनुच्छेद 59 के तीसरे भाग में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के संचित निधि से। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी सदन में। ये महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये संभालेंगे उपराष्ट्रपति। कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी अगर किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये कराया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। जो निर्वाचन आयोग है भारत के, वही राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित करता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक पद को धारण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56(1) में। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो जिस दिन वो शपथ ग्रहण ले रहे हैं उससे 5 सालों के लिए। बाकी जो चुनाव होते हैं जैसे सांसद का या प्रधानमंत्री का, तो उनका कार्यकाल जब से संसद का जो नया सरकार बनती है उसके 5 साल होती है। अगर बीच में कोई बनता है तो 5 साल के लिए नहीं बल्कि 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर मान लीजिए 1 साल बाद बना तो 4 साल के लिए बनेंगे, अगर 2 साल बाद बने तो 3 साल के लिए बनेंगे। तो जो भी चुनाव होते हैं, जैसे बीच बीच में उपचुनाव होते हैं, तो उपचुनाव में जो चुने जाते हैं सांसद, तो उनका जो समय
इनका जो समय होता है वो 5 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि जब तक वो सरकार की समय सीमा है, यानी कि मान लीजिए 2025 में ये सरकार बनी है तो ये 2030 तक चलेगी। ठीक है, तो ये बीच में जितने भी उपचुनाव होंगे और वो चुने जाएंगे जो प्रतिनिधि, वो 2030 तक ही होंगे। ठीक है, इसके आगे नहीं। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता है कि इसमें जिस दिन पद ग्रहण किए, अगर मान लीजिए बीच में किसी कारणवश राष्ट्रपति बदला गया तो फिर वहाँ से 5 साल के लिए ही होंगे, उससे कम का समय के लिए उनका चुनाव नहीं होता है। उनका फिक्स है कि 5 साल पूरा होना ही होना है। हाँ, बीच में किसी कारणवश महाभियोग लगा के उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नॉर्मली वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर कब तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? तो जो मत की आवश्यकता होती है तो आपको ध्यान रखना है कि 50+1, यानी कि आधा से एक ज़्यादा होना चाहिए। जितने भी वैध मतलब जितने भी वहाँ वोटिंग हुए उसमें से 50+ जिसको आ गया वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो आधे से एक ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, 50% +1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति उसके मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में हो तो पद को भरने के लिए कितने माह के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह से पहले। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो पद खाली रहता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव करा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन कौन करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति संभालते हैं पद को। अगर उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनका काम देखेंगे। ठीक है, अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो इस कार्यभार को संभालेंगे जब तक कि चुनाव हो नहीं जाता है दोबारा से राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में जो है वो राष्ट्रपति की क्षमा करने के लिए ये उल्लेख किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो कुछ मामलों में सज़ा को निलंबित कर सकते हैं या माफ़ भी कर सकते हैं या सज़ा को कम करने का जो शक्ति है ये अनुच्छेद 72 में उल्लेख किया गया है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को अगर समय से पहले हटाना है दोस्तों तो उसका एक प्रक्रिया है, वो है महाभियोग का प्रक्रिया। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति को समय से कार्य अवधि के समय से पहले अगर उनको पद से हटाना है तो इसका एक ही उपाय है, वो है महाभियोग। यही एक प्रक्रिया है जिससे हटाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्याग पत्र देता है? यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना तुरंत देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों के विधानसभाएं। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्र के विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं,
किंतु जब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो उसमें इनका कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 361 के भाग 4। ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 361 के भाग 4 में ये उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बने रहेंगे तब तक उन पर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं चलाई जा सकती है, सिर्फ दीवानी केसेस ही चलाए जा सकते हैं। ये इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 361(4) में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उसे सहमति मिलती है। यानी कि संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए अधिनियम तभी बनता है जब उसे किसकी सलाह से होता है, यानी कि उसको किसकी सहमति की जरूरत होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास ही लास्ट में फाइनली जाता है और उसके बाद ही वो अधिनियम, कोई भी विधेयक हो अधिनियम हो, वो पास होती है। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति का होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में ये जो वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को, आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद के स्थगन के समय। कब होता है? जब संसद नहीं चल रहा हो, संसद स्थगित हो, तब बीच में ये अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जा सकता है जब जरूरत पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अध्यादेश की समय सीमा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद सत्र शुरू होने के 6 माह तक। यानी कि जब जो अध्यादेश पारित होता है तो वो संसद के स्थगन में होता है, यानी कि जब संसद नहीं चल रहा हो। लेकिन जब संसद सत्र शुरू होता है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर, आपको ध्यान रखना है, 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को संसद में पारित करना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6 मंथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन हेतु उम्मीदवार के कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होने जरूरी होते हैं? तो कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। आपको ध्यान रखना है, 50 प्रस्तावक भी होना चाहिए और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सूची के विषयों पर। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होता यदि वह सदस्य होता है। यानी कि अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा का ना होकर विधान परिषद का हो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, विधानसभा राज्य का उच्च सदन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो विधानसभा के सदस्य हैं तभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसे कितने दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 14 दिन पूर्व। अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है तो पहले उनको सूचना देना होगा 14 दिन पहले। ठीक है दोस्तों, ये इसका जिक्र जो किया गया है, ये किया गया है, उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 के पार्ट 2 में, भाग 2 में। ठीक है, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 61 के भाग 2 में ये वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन में किस प्रकार पारित होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि कम से कम 2/3। ठीक है, जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों के एटलीस्ट 2/3। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 71।
अनुच्छेद 71 के तहत ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 71 आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रपति कौन थे जिसके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीवी गिरी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50+1 यानी कि आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए निर्वाचन के लिए। लेकिन वहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसका जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें डायरेक्ट एक पर्सन को वोट नहीं किया जाता है, बल्कि वरीयता के क्रम में किया जाता है। मान लीजिए वहाँ 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट ऐसे मान लीजिए ABC हैं, तो वहाँ ऐसे दिया जाता है कि पहला मेरी प्रायोरिटी है ये B, दूसरा प्रायोरिटी है C, या तीसरा प्रायोरिटी है ये, या फिर पहला प्रायोरिटी है A, दूसरा है B, तीसरा है। इस तरह से वरीयता के क्रम में ये वोटिंग की जाती है। तो उस समय एक समय ऐसा आया था कि उस समय किसी को भी 50 से 1 वोट नहीं मिला, तो वहाँ दोबारा ये चीज़ें कराई गई थी। उस समय था वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे। ठीक है दोस्तों, उस समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, क्योंकि पहले चरण में किसी को भी 50+1 नहीं, 50% +1 यानी कि आधे से एक ज़्यादा मत नहीं प्राप्त हुए थे वरीयता के क्रम में। ठीक है, तो उस समय उनको दूसरे क्रम की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। आपको ध्यान रखना है, ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार से। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, उनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिनको राष्ट्रपति के रूप में भी काम करना पड़ा था। तो आपको मैंने बताया था कि जो अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं और उसमें उपराष्ट्रपति अगर अवेलेबल नहीं हो, उपराष्ट्रपति अवेलेबल नहीं हो तो कौन संभालता है कार्य को? तो वो संभालता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो पहली बार जिन्होंने ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था वो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडविन ल्यूटियंस। किसने किया था? एडविन ल्यूटियंस। तो आज के ये क्लास जो कि राष्ट्रपति के ऊपर था, तो ये आज समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर आप लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर देना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप हमारे अधिक से अधिक क्लासेस को देखकर अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगला टॉपिक होगा हमारा उपराष्ट्रपति, जो कि अगले क्लास में देखेंगे।